मेरे साथ जुड़ रहे हैं फर्रुखाबाद से जिला संवाददाता अमित कुमार अवधीच जी। अमित जी बताएं वहाँ के क्या है माहौल। जी अमित जी बताइए, अभी आप कहाँ मौजूद हैं और वहाँ का क्या हाल है। देखिए, इस समय हम जो हैं क्रिश्चियन कॉलोनी ग्राउंड में मौजूद, जहाँ पर सूबे के योगी आदित्यनाथ जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनका हेलीकॉप्टर 11:50 पर यहाँ पर पहुँचा है। वहीं क्रिश्चियन कॉलोनी में मैदान में जो है काफी भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हैं। जी अच्छा, अभी जो वहाँ पे क्या हो रहा है और कौन पहुँचा है आपके वहाँ पे जहाँ मौजूद हैं आप। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सबसे बड़ी बात जो है 196 करोड़ की परियोजनाओं को जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जो है लोकार्पण करेंगे। इसके बाद में जो है अन्य कार्यकर्ताओं और जन विश्वास यात्रा में आई यात्रा को जो है उनके कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जी अमित जी, अभी ये बताइए, जो अभी वहाँ पे जो शिलान्यास करेंगे, किन किन चीजों का शिलान्यास करेंगे, क्या इसकी जानकारी आप बता सकते हैं दर्शकों को। देखिए, कई शिलान्यास करेंगे योगी आदित्यनाथ जी जो है। इसके अलावा जो है उनके पार्टी और उनके साथ में जो है काफी पुलिस बल व अन्य पीएससी बल को यहाँ पर लगाया गया है। इसके साथ ही है परियोजनाओं को जो है लोकार्पण करने के बाद सीएम योगी जो है आई हुई यात्रा को भी संबोधित करेंगे। जी अच्छा अमित जी, जो अभी वहाँ पे आप कैमरे के थ्रू अपने ये दिखाइए दर्शकों की वहाँ पे कितनी भीड़ इकट्ठा है और कितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं, अभी कैसा क्या वहाँ पे तैयार किया गया है, क्या आप कैमरे के थ्रू दिखा सकते हैं दर्शकों को ये वहाँ पे जो माहौल बना हुआ है। देखिए, हम कैमरे से बिल्कुल दिखा सकते हैं कि हम आपको तो दिखा रहे हैं किस प्रकार से कितनी भीड़ है। इसमें सबसे ज्यादा जो है महिलाएं हैं, आई हैं, बाहर से आई हैं इसके योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। इसके साथ में जो पार्टी के कई कार्यकर्ता कई गांव से जन सैलाब योगी की आदित्यनाथ की सभा को सुनने के लिए पहुंच चुका है। वहीं कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ जो है कई परियोजनाओं को जो है सुचारू रूप से लोकार्पण करेंगे। अच्छा अमित जी, ये बताएं जरा, वहाँ पे अभी क्या अनुमान लगाया जा सकता है, कितने लोग वहाँ पे मौजूद होंगे जो इनकी जनसभा को आदित्य जी को सुनने के लिए कितने लोग आए होंगे, इसको अनुमान लगाया जा सकता है कुछ। देखिए, अनुमान लगाने वाली बात इसमें है कि इसमें कई जो है कई अनपढ़ जिले से जो है कई हजारों की तादाद में बसों व अन्य ऑटो से भी कई लोग योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए आए हैं। जी अच्छा जी अमित जी, अभी जैसे आप अपने कैमरे के थ्रू चारों तरफ घुमा के ये दिखाइए वहाँ पे कैसा क्या माहौल बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे अभी जो आप फर्रुखाबाद में क्रिश्चियन ग्राउंड में जो सीएम आदित्यनाथ योगी पहुंचे हैं, वहाँ पे जो अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, इस चीज को लेकर के काफी क्षेत्र में क्या माहौल बना हुआ, आने वाले विगत दिनों में 2022 के चुनाव विधानसभा में कैसा क्या माहौल वहाँ पे बना है, इसका कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है वहाँ पे। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कई अन्य जिलों से भी योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए ट्रैक्टर व बसों से यहाँ पे भरकर आए हैं। अगर देखा जा सकता है कि एक तरफ अभी भी जो है योगी जी की जो है लहर दिख रही है। योगी जी को सुनने के लिए जो है कई लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पहुँचे हैं। जी अच्छा जी अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी आप बने रहिए वहाँ पे और आप नई नई चीज़ों और जो वहाँ पे जो बयान दे रहे हैं योगी जी, हर एक चीज़ की अपने दर्शकों को रूबरू कराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से फर्रुखाबाद जनपद में आपने समय दिया। फर्रुखाबाद जनपद, पूरा फर्रुखाबाद जनपद गंगा और रामगंगा के मध्य में बसा हुआ है और काली नदी भी दक्षिण की ओर से बहती है। गंगा नदी हमारे लोकसभा में लगभग 115 किलोमीटर में बहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे फर्रुखाबाद जनपद में जो आपने विकास कार्य कराए उसको मैं सवेरे से लेकर शाम तक बताऊं, उससे बहुत बड़ी फायदा नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि मुख्य रूप से 2-3 बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। फर्रुखाबाद जनपद में पहले जब भी सपा की सरकार 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय हमारे मैनपुरी में, कन्नौज में और बदायूं में बिजली जलती थी, लेकिन फर्रुखाबाद जनपद में कहीं पर भी बिजली नहीं आती थी। बिजली नहीं आती थी, बिल आ जाते थे। लेकिन इस समय आपके राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, बिल बाद में आते हैं। बिजली 24 घंटा आ रही है शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में तो 18 से 20 घंटा बिजली आ रही है। यदि कन्नौज, मैनपुरी में बिजली आएगी तो उससे पहले फर्रुखाबाद जनपद में बिजली आएगी। ये आपकी ही देन है मान्यवर।
दूसरा, फर्रुखाबाद जनपद में आपके द्वारा सड़कों का जाल बिछाया गया, आपके द्वारा गांव-गांव में शौचालय बनवाए गए, आपके द्वारा सामुदायिक शौचालय बनवाए गए, किसानों की ऋण माफी योजना के माध्यम से फर्रुखाबाद जनपद में सबसे ज्यादा लोगों का, किसानों का ऋण माफ हुआ। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका फर्रुखाबाद की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं। दूसरा साथियों, मैं आपकी तरफ से, फर्रुखाबाद जनपद की तरफ से एक बहुत चर्चित मांग है, उसकी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। फर्रुखाबाद जनपद से लगभग 50-55 किलोमीटर दूर से गंगा एक्सप्रेसवे निकल रहा है और हमसे लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट एक्सप्रेसवे निकल रहा है महाराज जी। फर्रुखाबाद जनपद और मैं अपनी तरफ से भी पूरे क्षेत्र की तरफ से मैं आपसे अनुरोध करता हूं। हमारे लोकसभा में 5 के 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं और मैं फर्रुखाबाद की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 के 5 विधायक जीतेंगे और उससे पहले जो जीते उससे भी जीत का अंतर बड़ा होगा। लेकिन जब 5 विधायक जीत जाएं और उससे बड़े बहुमत से जीते तो आप गंगा एक्सप्रेसवे और चित्रकूट एक्सप्रेस का एक लिंक एक्सप्रेसवे बनवा दीजिएगा। ये मैं अपने फर्रुखाबाद की तरफ से आपसे अनुरोध करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में बाधा न बनके हुए मैं बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर बैठे जितने अतिथिगण हैं उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ, साधुवाद देता हुआ, क्योंकि संचालक महोदय का आदेश हो रहा है, मैं आप सबके पुनः चरणों को प्रणाम करता हुआ अपनी बात विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री, ऊर्जा मंत्री और जिस बिजली की चर्चा हर मंच पे होती है, ऐसे माननीय मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हमारे सबके बीच मौजूद हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आज आए इस जनसभा को अपना उद्बोधन दें। आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी। बोलिए गंगा मैया की, बोलिए भारत माता की। मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र जी, श्री बाबूराम निषाद जी, श्री अरुण पाठक जी, श्री मुकेश राजपूत जी, श्री रूपेश गुप्ता जी, श्री प्रांशुदत्त द्विवेदी जी, श्री अमर सिंह खटीक जी, श्री सुशील साक्यू जी, श्री मेजर सुनील द्विवेदी जी, श्री नागेंद्र सिंह जी एवं मंच पर बैठे सभी वरिष्ठजन और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी जनसंख्या में, इतनी बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसे फर्रुखाबाद के देवी और सज्जनों एवं मेरे नौजवान साथियों, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है मित्रों। हम आज इस मंच से इस पुण्य भूमि को अभिनंदन भी करते हैं और आपका स्वागत भी करते हैं कि आपने जिस तरह से 2014 में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, जिस तरह से आपने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, जिस तरह से आपने 2019 में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, उसी तरह से 2022 में हमारे काम के दम पर, हमारे काम के आधार पर आप 2022 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद देंगे और हर बूथ पर कमल खिलाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए। मित्रों, 2014 से पहले का भारत और 2000 बाद का भारत, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य मुद्दे होते थे उन पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम होता था। एक हमारा नारा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। पूज्य देवी और सज्जनों, आपके आशीर्वाद से उस नारे को चरितार्थ करने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी प्रदेश की सरकार ने
देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने आपके आशीर्वाद से उस नारे को चरितार्थ किया। आज जहां लाल चौक पर तिरंगा फहराने से हमको रोका जाता था, आज वहां तिरंगा भी फहराया जा रहा है और डल लेक में कमल खिलने का भी काम आपके कारण हो पाया है। धारा 370 को समाप्त किया, 35A को समाप्त किया। एक कलंक था कश्मीर के ऊपर, धारा 370 आपके आशीर्वाद से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 70 साल के कलंक को केवल 7 मिनट में धोने का काम किया और धारा 370 को समाप्त करने का काम। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 2017 में योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। उत्तर प्रदेश में भेदभाव होता था, सरकार की योजनाओं में भेदभाव होता था मित्रों। केवल एक जाति विशेष वर्ग के लोगों को ही योजनाओं का लाभ मिलता था, उसमें भी चंद लोगों को ही योजनाओं का लाभ मिलता था, सभी लोगों को उसमें भी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था मित्रों। और गुंडई तो चरम पर थी। और यहां तो कहावत थी फर्रुखाबाद में, इटावा में, कन्नौज में कि जिस गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का लाल झंडा, समझो गाड़ी में बैठा है कोई ना कोई गुंडा। हम अभिनंदन करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने केवल एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से गुंडागर्दी को समाप्त करने का काम किया। पहले सरेआम हमारी बहनों के दुपट्टाओं को खींचकर कुछ मनचले भाग जाते थे, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली प्रदेश की, आज किसी मनचले की हिम्मत नहीं होती कि हमारी बहन का दुपट्टा खींच कर ले जाए। अगर गलती से वो ऐसा करता भी है तो फिर पुलिस का डंडा भी जोरदारी से चलता है। आज पूरे प्रदेश में हमारी बहन बेटियां 7, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक किसी अन्य काम से जब बाहर जाती हैं, कुछ कामकाजी हमारी बहनें हैं जिनको मजबूरी में काम के लिए बाहर जाना होता है, तो आज स्वतंत्र होकर वह काम पर जाती हैं और स्वतंत्र होकर अपने काम से घर वापस आती हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा का बीड़ा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठा रखा है। पहले 8 बजे के बाद फर्रुखाबाद में, कन्नौज में यहां कर्फ्यू लग जाता था। बहन बेटियों का निकलना दूभर हो जाता था। जिनकी गाड़ी पर झंडा होता था वही कहीं ना कहीं लूट मार करते थे, फिरौती का धंधा करते थे। उन सबकी दुकान को बंद करने का काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आप चाहते हैं कि गुंडागिरी वापस आए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करो, स्वागत करो। बोलो गंगा मैया की, गंगा मैया की जय घोष से आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करो। बिना भेदभाव के जिस तरह से मैनपुरी, एटा, इटावा, कुछ चंद जिलों को, कन्नौज को केवल बिजली दी जाती थी, बाकी जिलों में अंधेरा रहता था, फर्रुखाबाद में अंधेरा रहता था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर समान रूप से सभी जिलों में 18 घंटे गांव में, 20 घंटे तहसील पर और 24 घंटे जिला मुख्यालय पर बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है बिना भेदभाव के। और फर्रुखाबाद की स्थिति तो बहुत खराब थी। आपने यहां हमारे सभी विधायकों को जिताया, आपने हमारे माननीय सांसद जी को जिताया, तो हमने फर्रुखाबाद में रोशनी, उजाला दिया। हमने यहां गुंडई को समाप्त किया। और इसलिए मित्रों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप दोनों हाथों से आशीर्वाद दें और दोगुनी चौगुनी 5-10वीं ताकत से हम इस प्रदेश का चौमुखी विकास करें, डबल इंजन की सरकार से इस प्रदेश का चौमुखी विकास करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आह्वान कर रहा हूं माननीय आज इस फर्रुखाबाद की छोटी काशी में पधारे बाबा नीम करोड़ी की कर्म भूमि पर, संकिसा जैसे बौद्ध जैसे स्थल पर आपकी स्वभाव के मुताबिक ये धरती है जहाँ पवित्र पतित पावन गंगा बहती है। ऐसे महान तेजस्वी उत्तर प्रदेश के यशस्वी योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों के साथ, भाइयों जोरदार तालियों के साथ ऐसा इस्तकबाल फर्रुखाबाद में होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत
माता की। वंदे वंदे वंदे। जन विश्वास यात्रा के फर्रुखाबाद आगमन पर यात्रा के स्वागत के लिए उमड़े इस जन सैलाब के इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री दिनेश जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, यात्रा के प्रभारी श्री बाबूराम निषाद जी, जिला के प्रभारी और विधान परिषद के सदस्य श्री अरुण कुमार पाठक जी, माननीय सांसद श्री मुकेश राजपूत जी, जिलाध्यक्ष श्री रुपेश गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, माननीय विधायकगण श्री अमर सिंह खटीक जी, सुशील साक्य जी, मेजर सुनील दत्त जी, श्री नागेंद्र सिंह जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक श्री कुलदीप गंगवार जी, अरविंद प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक भूदेव सिंह राजपूत जी, दिनेश कटियार जी, सत्यपाल सिंह जी, श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल जी, रामाश्रय दिवाकर जी, रामकिशोर साहू जी, सुनील तिवारी जी, पवन प्रताप सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद श्री राम शंकर कठेरिया जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी यात्रा से जुड़े हुए प्रभारी, सह-प्रभारी, सह-संयोजक, विधानसभा के प्रभारीगण और भारी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, फर्रुखाबाद कई दृश्यों से विख्यात है। यहाँ पर मां गंगा की कृपा है। भगवान बुद्ध का जन्म और महापरिनिर्वाण उन्होंने गोरखपुर क्षेत्र में लिया था, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर संकिसा में भगवान बुद्ध स्वर्गावतरण सीधे यहाँ की धरती पर उनका हुआ था और इसलिए इस धरती को नमन करते हुए आज यहाँ पर भारी संख्या में पूर्व सैनिक भी इस कार्यक्रम में आए हैं। उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये जन विश्वास यात्रा आई है। 5 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक यात्रा निकाली थी और उस यात्रा के माध्यम से कुछ संकल्प आपके सामने लिए थे। उन संकल्पों को 5 वर्ष के अंदर पूरा करने का कार्य हुआ है और डबल इंजन की सरकार ने, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं, इन कार्यों में जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए एक बार फिर से यात्रा आपके पास आई है और इस यात्रा में आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा भारतीय जनता पार्टी को। तो भाइयों बहनों, मैं फिर आपसे कह सकता हूं, भाजपा ने जो कहा था सो करके दिखाया और भारतीय जनता पार्टी जो आपसे कहेगी उसको अक्षरशः मंत्र मान करके फिर से लागू भी करेगी। इस मंच पर आने के पहले मुझे इस जनपद की लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे सांसद जी, हमारे विधायकों ने परिश्रम से जिन योजनाओं को इस जिले में लेकर के आए, उन योजनाओं का जो पूरी हो गई उनका लोकार्पण और जिन योजनाओं को अभी बनना है उनका शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर हुआ है। 200 करोड़ सामान्य पैसा नहीं होता। यद्यपि आज हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन
विकास के लिए एक ईंटा भी अगर वह लोक कल्याण का कारक बनता है तो उसकी भी कीमत होनी चाहिए और उसका भी सम्मान होना चाहिए। और आज तो 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं फर्रुखाबाद वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और अपने परिश्रम से यहाँ के सांसद जी ने, यहाँ के विधायकों ने इन योजनाओं को आपके जनपद में लाने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए मैं इन सबको हृदय से इनको धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। कोरोना में उत्तर प्रदेश के प्रबंधन को पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? बहुत सुंदर, अभिनंदन आपका। जिन लोगों ने एक डोज ली है वे दूसरा भी ले लेंगे, और जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली है, आपके परिचित होंगे, अगल बगल कहीं होंगे, गांव में होंगे, पड़ोस में होंगे, उनको भी बोल देंगे कि कोरोना का वैक्सीन कोरोना महामारी से बचाव का सबसे बड़ा कवच है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें वैक्सीन भी लेना है, साथ साथ हर एक गरीब परिवार को फ्री में राशन की सुविधा भी देनी है। राशन की सुविधा कितने लोग ले रहे हैं? अभिनंदन आपका, बधाई। अब तो डबल इंजन की सरकार है तो राशन भी डबल मिल रहा है। यह अधिकार आपका है। अच्छी सरकार आएगी तो अच्छी योजनाएं आएंगी, और जब बुरी सरकार आएगी भाइयों बहनों, तो यही अन्न सपा के, बसपा के या कांग्रेस के नेताओं के घर में चला जाता और उनकी तिजोरी भरती। आप देख रहे होंगे पिछले 4 दिन से कैसे दीवालों से पैसा निकल रहा है, नोट की गड्डियां निकलती जा रही हैं। ये इन लोगों ने गरीबों का जो पैसा पिछली सरकारों के समय छुपा करके रखा था, अब समझ में आया होगा कि बबुआ क्यों नोटबंदी का विरोध करता था। अब समझ में आया ना, बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था? क्योंकि ये नोट गरीबों का पैसा और विकास का पैसा जो आपके जनपद में उपयोगी होता, लोक कल्याण का कारक बनता, उस पैसे को ये लोग हड़प गए थे, छुपा रहे थे। आज उस पैसे को हम लोग फिर से निकाल रहे हैं और फिर उसको विकास के कार्यों में लगवाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे एक बात तो आपको बतानी है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन शासन किस रूप में कर रही थी? आज आपने कांग्रेस का आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे, और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो। भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश में 43 लाख गरीबों को एक आवास दिया है।
आपके फर्रुखाबाद में भी काफी लोगों को आवास मिले हैं। पूरे प्रदेश में 43 लाख लोगों को आवास मिला। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी गरीब को आवास नहीं मिला। आवास का पैसा कहां चला गया? ये दीवालों से वही पैसा निकल रहा है। पिछले 4.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2,61,00,000 लोगों को, परिवारों को एक शौचालय बना करके दिया। 58,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाया। शहरों में भी पर्याप्त मात्रा में सामुदायिक शौचालय बनाए और सामुदायिक शौचालय को भी महिला स्वयंसेवी समूह को देकर के हर गांव में एक महिला स्वयंसेवी समूह से कहा, किसी एक निराश्रित महिला को इसके साथ जोड़िए, सरकार हर महीने उसे 9,000 रुपए देगी इसकी देखभाल और रख रखाव के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों के लिए शौचालय क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार की भावनाएं गरीबों के लिए नहीं थी, मजदूरों के लिए नहीं थी, किसानों के लिए नहीं थी और युवाओं के लिए नौकरी निकलती थी तो चाचा भी, भतीजा भी, मामा भी और महाभारत के सभी रास्ते वसूली पे निकल पड़ते थे। युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी, किसी भी युवा को नौकरी नहीं मिल पाती थी क्योंकि वह पैसा भी जाता था और उसके साथ साथ नौकरी से भी वंचित रह जाता था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख से अधिक लोगों को, नौजवानों को प्रदेश में नौकरी दी। 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ा और 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर जब अच्छी सरकार होती है वह रोजगार भी देती है, नौकरी भी देती है, सुरक्षा भी देती है, समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करती है। याद करिए 2017 के पहले किसान आत्महत्या कर रहा था। 2017 में सरकार बनी, पहले किसानों का कर्ज माफ किया और कर्ज माफी के बाद फिर आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का 1,51,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक कर दिया है। सपा बसपा सरकारों के 14 वर्ष के कार्यकाल में इतना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था जितना 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने किया है। आखिर क्या कर रहे थे सपा बसपा के लोग? इनको तो नैतिक रूप से कोई अधिकार नहीं था कि जनता के बीच में जाए, लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया है, अगर आ ही रहे हैं तो इनको जवाब भी दीजिए और पहले पूछे बबुआ से भी, बुआ से भी, भाई बहन से भी, और पूछिए कि जब हम लोग कोरोना कालखंड में संकट में थे तब ये लोग कहां थे? ये सभी नेता उस समय होम क्वारंटीन थे, घर में छुपे हुए थे। आपने देखा होगा, मैं भी, श्रीकांत जी भी, हमारे विधायक भी, हमारे सांसद भी, हमारे पदाधिकारी भी सेवा ही संगठन मान करके एक एक व्यक्ति की जान को, उसकी जीवन को भी और उसकी जीविका को भी बचाने के लिए कार्य कर रहे थे। लेकिन सपा बसपा कांग्रेस के लोग कहां थे? इनका कहीं भी अता पता नहीं था। सबसे पहला जवाब तो ये, दोस्तों उनसे पूछना चाहिए कि गरीबों का मकान तुम्हारी सरकार के समय क्यों नहीं बन पा रहा था? ये फ्री का राशन गरीबों को पहले क्यों नहीं मिल पा रहा था? ये विधवाओं को विधवा पेंशन, वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन, दिव्यांग जनों को दिव्यांगजन पेंशन क्यों नहीं मिल पाता था? और आज तो हम लोगों ने रसोइयों के मानदेय को भी 2,000 रुपए कर दिया है और साथ साथ ये भी कर दिया 2,000 रुपए मानदेय भी उनको हर महीने मिला करेगा। साल में 2 साड़ी भी मिलेगी, एप्रन का पैसा उनको उनके खाते में मिलेगा। आज हम लोगों ने एक और कार्य किया है कि जो अनुदेशक थे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 2,000 रुपए मानदेय भी उनका बढ़ाने का कार्य कर दिया है।
भाइयों बहनों, सरकार जब अच्छा कार्य करती है, लुटेरों के लूट के मुद्दे को रोकती है, तो पैसा आता है। इस पैसे से गरीब का उपचार भी होता है, इस पैसे से गरीब का उत्थान भी होता है, इस पैसे से गरीब के उन्नयन के लिए कार्यक्रम भी बनते हैं, इस पैसे से अन्न योजना का भी लाभ होता है, इस योजना से निराश्रित लोगों को पेंशन भी दी जाती है, और इस पैसे से कार्य करने वाले कर्मचारियों के मानदेय और वेतन को बढ़ाने में भी हमें सहायता मिलती है। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भाइयों बहनों, पिछली सरकारों के समय गरीब तबाह था, नौजवान बेरोजगार था, किसान आत्महत्या कर रहा था, महिलाएं असुरक्षित थी, प्रदेश में दंगे होते थे, पर्व और त्योहार आते थे, दंगों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता था। आपने 4.5 वर्ष में कोई दंगा सुना? कोई दंगा हुआ पिछले 4.5 वर्ष में? आज तो दंगाइयों को मालूम है, दंगा करेंगे तो सब वसूली शुरू हो जाएगी, दंगा होगा तो अब वह सरकार नहीं है कि दंगा करने वालों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित करेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्रवाई करने की बात हुई थी, भाइयों बहनों, सरकार ने पूरी मजबूती के साथ उन सभी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। वे माफिया कोई भी रहे हो, जिन्होंने अवैध गरीब की संपत्ति को, व्यापारी की संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को कब्जा करके जनता की कमाई पर डकैती डाल करके लूटा है, उन सभी लोगों की अवैध संपत्ति को वापस लेने, और अगर लगा कि नहीं बिना बुलडोजर चले काम नहीं चलेगा, तो बुलडोजर चलाने में भी संकोच सरकार ने नहीं किया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको यही कहने के लिए आया हूं, इस सुरक्षा का बेहतर वातावरण ही था जिसके कारण प्रदेश के अंदर निवेश हुआ, हर गरीब को सुरक्षा मिली। और आज वही कारण है, हम लोग जब आते थे इससे पहले, हमारे मीडिया के बंधुगण पूछते थे योगी जी ये तो बताइए कि आप लोग बोलते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। तब मैं कहता था आप चिंता मत करिए, हमने कहा संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य करेंगे, तो हम वही करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का काम शुरू हो गया ना, सभी लोग खुश हैं? सभी लोग, दोनों, अगर आप खुश हैं दोनों हाथ उठा करके बोलिए, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण से खुश हैं सभी लोग? अभिनंदन आपका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी बातों का जवाब दीजिए। ये जो राम मंदिर का काम अयोध्या में हुआ है, क्या ये काम कांग्रेस करती थी? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? और क्या ये काम बुआ करती? भाइयों बहनों, जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोक लगाते थे, कांवड़ यात्रा पर जबरदस्ती लाठीचार्ज करते थे, उनसे क्या आप राम मंदिर निर्माण की उम्मीद रखते हैं? क्या पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं, क्या इसकी उम्मीद रखते थे? क्या जब नहीं थी तो उनसे कोई उम्मीद मत करिए। सपा हो या बसपा या कांग्रेस, ये ना उम्मीद हैं, हमेशा से ना उम्मीद रहे हैं। प्रदेश को तबाह करना, बंजर करना इनकी नियति थी। और जनता जनार्दन ने जब 2014 में फैसला लिया, तो उस फैसले का परिणाम भी आप सबके सामने है। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनी, धड़ाधड़ सरकार ने फैसले लेने प्रारंभ किए, और पाकिस्तान को उसके घर में घुस करके मारने के लिए सैनिकों ने जिस बहादुरी और शौर्य का परिचय दिया, वह भी आप सबके सामने है। ये काम पहले की सरकारें भी कर सकती थी,
लेकिन उनको डर लगता था कि अगर पाकिस्तान पे हमला करेंगे कहीं यहां वोट बैंक कम ना हो जाए। हमने कहा भी देश की सुरक्षा सर्वोच्च है और देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होने देंगे। देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है ना, आप भी मानते हैं ना, हमारा देश सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। अगर मेरा देश प्रगति कर रहा है, हम भी प्रगति कर लेंगे। अगर हमारे मान बिंदुओं का सम्मान हो रहा है, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है, तो ये सम्मान सभी सनातन धर्मावलंबियों का सम्मान है। अगर काशी में भगवान विश्वनाथ के धाम का भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम अभी आपने प्रधानमंत्री जी का देखा है ना, कार्यक्रम कितना भव्य कार्यक्रम हुआ था। ये कार्य पहले भी हो सकते थे। आज मथुरा में, वृंदावन में, बरसाना में, गोकुल में, बलदेव में कितना भव्य कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां निर्माण कार्य हो रहे हैं। उस धाम को एक बार फिर से हम द्वापर युग की ओर लेके जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, पिछली सरकारें होती थी, गरीब का मकान न बने, गरीब के लिए शौचालय न बने, हिंदू धामों के लिए कोई पैसा नहीं मिलता था, और जो पैसा होता था उसको कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल में खर्च कर देते थे। हमारी सरकार में तो गरीब का पैसा गरीब में, और वह भी डीबीटी के माध्यम से मिल रहा है। जिनको मिल चुका है, आंगनवाड़ी का मानदेय भी बढ़ा रहे हैं। जल्दी सम्मेलन करके बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया है आंगनवाड़ी ने, बहुत अच्छा काम किया है। आंगनवाड़ी आशा कर्मियों ने, रसोइयों ने भी, एएनएम ने भी, और सचमुच मैं अभिनंदन करता हूं इन सबका। कोरोना में कोरोना वॉरियर के रूप में निगरानी समिति की देखभाल करके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और 31 तारीख को और 3 तारीख को मैं 2 सम्मेलन कर रहा हूं, जिसमें इनको बहुत अच्छे मानदेय की व्यवस्था करने जा रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, जो भी कार्य करेगा, प्रदेश की जनता को बचाने का कार्य करेगा, प्रदेश के गांव के लिए, गरीब के लिए चिंता करेगा, उसको सरकार भरपूर सम्मान देगी, भरपूर सम्मान देगी, आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। और उस व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था सो करके दिखाया है। जो 5 वर्ष पहले वायदे किए थे, जो संकल्प लिया था, वो संकल्प आज आपके पास है। और भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आई हूं, जन विश्वास यात्रा आप सबके सामने इसी बात को लेकर के है कि हमने जो कहा था सो करके दिखाया है। अब करने की बारी आपकी है। अगला 3 महीना भारतीय जनता पार्टी को देंगे। सभी लोग मुझे बताएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी को देंगे। आपने देखा होगा, मैं हूं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, 5 साल बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे, बिना हटे हम लोग निरंतर कार्य किए हैं। और अब 5 साल के बाद जब अवसर आया है, अगर हमने 5 साल मेहनत की है, तो आपसे मैं कहूंगा 3 महीने आप भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। आपसे मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने का कार्य करेगी। नंबर 1 प्रदेश का मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने वाला नंबर 1 प्रदेश का मतलब हर गांव का, हर गरीब का, हर किसान का, हर नौजवान का, हर महिलाओं का, सबके कल्याण का मार्ग बेहतर तरीके से आगे बढ़ना, उनकी आमदनी को दुगने से अधिक करना। अभी जो मेरे पास यहाँ पर अभी मुकेश जी ने और यहाँ के विधायकगण मुझसे कह रहे थे गंगा एक्सप्रेसवे का, लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में, मुझे याद है पिछले दिनों आप लोगों ने एक बैनर लगाया था कि फर्रुखाबादी जूस से गन्ना। ये तो गन्ने का रस तो बहुत अच्छा होता है। मैंने इनसे कहा था, मैंने कभी आप लोग अकेले अकेले चूसते हैं, कम से कम 1 गिलास गन्ने का जूस हमारे लिए भी लेके आ गए होते। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने दीजिए।
गंगा एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद से जोड़ने का कार्य सरकार करेगी। जो कार्य यहां पर हमारे विधायक गण सांसद जी कर रहे हैं, इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे और आप सबको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सुरक्षा समृद्धि का जो संकल्प लिया है, सुशासन का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, विकास का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, इस संकल्प के साथ आप सभी जुड़े और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार को लाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से जन विश्वास यात्रा के साथ जुड़ने, भारी संख्या में आने के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं पीछे बहुत सारे नौजवान हैं जिनको जगह नहीं मिल पा रही है, एकदम समुद्र की तरह हिलोरे ले रहा है, पीछे समुद्र की तरह पीछे हिलोरे ले रहा है, लेकिन वे लोग फिर भी अनुशासित होकर के इस पूरे कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और आपको भारतीय जनता पार्टी के जन विश्वास के साथ जुड़ने और अगले 3 महीने भारतीय जनता पार्टी को देने का आह्वान करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री